नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया चाइना के चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके हमने अभी तक आई थिंक हर तरह की डायमेंशन को कवर कर लिया है। हमने ये कवर किया कि यहाँ पे चाइना ने किस तरीके से इंट्रूजन को स्टार्ट किया, उसके बाद जितनी भी यहाँ पे मिलिट्री कमांडर की आपसी बातचीत हुई हमने उन चीज़ों के बारे में भी कवर किया। देन हमने बातचीत की कि चाइना की डिमांड्स क्या है, किस तरीके से ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो सकता है, सर्दियों में जा सकता है। और अब जब सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लेन्स में तो खैर सर्दियां को आए को इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे सर्दियां बहुत ही पहले शुरू हो चुकी थी। बट इन दिस एंटायर डिस्कशन, जितनी भी वीडियोस हमने पिछले 4-5 महीनों में कवर की हैं, जितनी भी डिस्कशन हमने पिछले 4-5 महीनों में की हैं, आई थिंक हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस आउट कर दिया। और वो ये है कि उस LAC पे तैनात जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरीके से इन हार्श विंटर्स का सामना करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सो दैट वो यहाँ पे हार्श विंटर्स के टाइम में भी उस LAC की निगरानी रख सकें और LAC के ऊपर वो अच्छे से काम कर सकें। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि LAC पे तैनात जो सैनिक होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं, उनके खाने पीने से लेके उनकी क्लोथिंग तक, उनकी जो वेपनरी होती है उस तक वो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं जो कि इतनी सर्दी की वजह से हो सकती हैं। एंड हम साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर तुलना करते हैं जो इंडिया के ट्रूप्स हैं और जो चाइना के ट्रूप्स हैं, उनको किसको ज़्यादा आसानी हो रही है इस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ में, यहाँ पे जो तैनात होते हैं सैनिक, किसको ज़्यादा आसानी हो रही है इस बॉर्डर को निगरानी रखने में। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द एज जो कि इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सोल्जर। मैं कहूँगा इसमें केवल चाइना पाकिस्तान की नहीं, हम कह सकते हैं दुनिया में कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे एज इंडियन सोल्जर्स एंजॉय करते हैं एज पर दीज पर्टिकुलर कंडीशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो स्टे विद मी टिल द एंड, जानेंगे बहुत कुछ। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। सो यहाँ पे आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है 1000 MCQs हिस्ट्री। इसमें हमने मॉडर्न इंडिया, उसके बाद हमने एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया, सब तरह की चीज़ों को कवर किया गया है इस पर्टिकुलर एक कोर्स में, और वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से। सो यदि आप UPSC या फिर किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जल्दी से कोर्स ऐप पे जाएं और इस कोर्स को बाय करें। राइट, सो वी विल स्टार्ट ऑफ द वीडियो बाय डिस्कसिंग कि इनको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे सैनिकों को महसूस होती हैं। और आई थिंक एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई थी एक किताब में, और ये किताब पब्लिश हुई थी 1962 वाली इंडो चाइना वॉर के बाद। ये किताब आज से लगभग 30 साल पहले पब्लिश हुई थी। इस किताब का टाइटल है फाइटिंग इन लद्दाख। यहाँ पे इस किताब का एक चैप्टर है, आई एम सॉरी, फाइटिंग इन लद्दाख, और इस किताब का टाइटल है इंडियाज़ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना 1962। इस किताब का जो ये चैप्टर है फाइटिंग इन लद्दाख, उसकी पहली लाइन कुछ इस तरीके से शुरू होती है। द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ सोल्जर इन लद्दाख इज सर्वाइवल, फाइटिंग द एनिमी कम्स नेक्स्ट। कि आपको अपने दुश्मन के साथ लड़ना है वो तो बाद की बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ज़िंदा रहना है, आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली इसीलिए आती है बिकॉज यहाँ का जो भूगोल है, द पेक्यूलियर जोग्राफी हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फाइटिंग एंड इट्स आउटकम। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपली एक बात बता दूँ, और इस चीज़ में आई एम श्योर कई सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि लद्दाख की जो टोपोग्राफी है एज़ कम्पेयर टू सियाचिन या फिर कारगिल की टोपोग्राफी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सो सियाचिन या फिर कारगिल में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो सियाचिन और कारगिल में पड़ती है स्नो, और स्नो, मैं अपने वर्ड्स को यहाँ बहुत केयरफुली चूज़ कर रहा हूँ, स्नो को बेयर अप करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो लद्दाख में प्रॉब्लम आती है। लद्दाख क्या है, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। सो एज़ कम्पेयर टू लद्दाख, सियाचिन एक केक वॉक है। क्यों? बिकॉज लद्दाख में क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट में चलती है बहुत तेज़ आंधी, और यहाँ पे जो सर्दी होती है वो ड्राई सर्दी नहीं होती। यहाँ पे जो सर्दी है वो बहुत ही भयंकर सर्दी होती है। इतनी तेज़ हवा में जो टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके साथ साथ
आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। सो लद्दाख इज़ अ मच मच मोर डिफ़िकल्ट, हम बात करते हैं चैलेंज की, सो इन कंपैरिजन टू सियाचिन एंड कारगिल। इसके बारे में कई सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे, बट इतना आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि ज्योग्राफी किस तरीके से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है व्हेन द सोल्जर्स आर, जब उनको वहाँ पे तैनात किया जाता है ऐसे बॉर्डर्स के ऊपर। सो यहाँ पे जो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं वेदर की ही, यहाँ पे तापमान किस तरीके से रहता है। इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं नवंबर एंड में या फिर दिसंबर की शुरुआत में, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो आप मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस का है। इसकी अगर आप तुलना करना चाहते हैं आज के टाइम में, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में टेम्परेचर आज के टाइम में 17-18 से 20 डिग्री के आसपास रहता है। और अगर टेम्परेचर मान लीजिए गलती से 11-12 चला जाता है तो हम लोग अपनी रजाई में घुस जाते हैं। वी फील लाइक कि वी कांट कम आउट। सो दिस इज़ वॉट, वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो 3 डिग्रीज रहता है और मिनिमम चला जाता है बिटवीन -10 एंड -15 डिग्री सेल्सियस। और जब आपका यहाँ पे दिसंबर एंड और जनवरी का पूरा महीना यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा -30 से लेके -40 डिग्रीज, एंड देन यू समटाइम्स इवन सी स्नो इन द डेजर्ट एरियाज। ठीक है, सो ये जो तापमान का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आता है इस चीज़ के साथ, वहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इतने कम वेदर, इतने कम टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करना। ठीक है, इसके ऊपर जो सेकंड प्रॉब्लम आती है दैट इज़ द विंड। और यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है ये अगेन 1962 वाली किताब से ही हमने लिया है। विंड जनरली स्टार्ट्स अराउंड मिड डे एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर आफ्टर, कि दोपहर में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद पूरी रात तक चलती है। और जब ये कंबाइंड इफेक्ट होता है, इतना कम तापमान और साथ में विंड, इट कैन कॉज कोल्ड इंजरीज सिमिलर टू बर्न इंजरीज। यानी कि जिस तरीके से आप एक बहुत ही अगर गर्म बर्तन को हाथ लगा लें या फिर एक बहुत ही गर्म सरफेस को हाथ लगा लें तो आपका हाथ जल सकता है, उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे सरफेस को हाथ लगा लेंगे तब भी आपका जो बेयर हैंड है वो वहाँ पे ख़राब हो सकता है। इट इज़ हज़ार्डस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप किसी मेटल को अपने नंगे हाथ से टच करेंगे तो वो आपके हाथ के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डस साबित हो सकता है। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम आगे बात करते हैं तो इतनी सर्दी से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां होती हैं। एक तो ऑब्वियसली एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्लेन्स को एकस्टम्ड होते हैं, अगर वो कभी थोड़ा बहुत भी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ मान लीजिए मनाली तक भी चले जाएं, तब भी उनको माउंटेन सिकनेस हो सकती है। और अगर उनको बहुत लंबा समय वहाँ पर रुकना पड़ जाए तो उनको और भी सिकनेस हो सकती है। वेरी सिमिलर टू अगर हम सी सिकनेस की बात करते हैं, जब हम मान लीजिए आप लोग समुद्र में निकल गए हैं और बहुत अंदर जाके आपको बहुत दिन हो चुके हैं, उस केस में उसको एक्यूट सी सिकनेस कहा जाता है। सिमिलरली एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है बिकॉज वहाँ पे जो ऑक्सीजन के लेवल्स हैं वो कम होते हैं। सो उससे एडजस्ट करना सडनली फॉर अ पर्सन जो कि प्लेन से आया हो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा, इसमें अगेन सेम चीज़ होती है। पल्मोनरी इडीमा में जो कम ऑक्सीजन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपकी लंग्स एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन इन कोल्ड एरियाज। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के तो इंसिडेंट्स आपको स्पेशली कई सारे इंस्टीट्यूट्स में जब ट्रेनिंग होती है जवानों की तब भी देखने को मिल जाते हैं, जब स्पेशली उनकी ट्रेनिंग होती है ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। देन सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, साइकोलॉजिकल इलनेसेस, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि इन यहाँ पे जवानों को फेस करनी पड़ती हैं। हाइपोक्सिया कैन लीड टू डिसओरिएंटेशन, नॉजिया, हेडेक, ये सब जिन चीज़ों को नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत कॉमन है। डिसओरिएंटेशन यानी कि आपको सडनली चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिटिंग आने वाली है, या फिर आपको आपका सर दर्द इतना है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, एंड अगर आप इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन दी हाई एल्टीट्यूड एरियाज। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्नो की वजह से फ्रॉस्ट बाइट वगैरह तो होता ही है। फ्रॉस्ट बाइट आई एम श्योर आपने सुना होगा। आपका मान लीजिए जूता फट गया है और आपका जो स्नो है वो अंदर चली गई है जूते के, उस केस में आपकी जो फिंगर्स हैं कभी कभार वो इतनी जम जाती हैं कि जो फिंगर है वो टूट के अपने आप बाहर आ जाती है। सो इस केस में दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रॉस्ट बाइट। स्नो ब्लाइंडनेस है, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो स्नो से उसके जो रिफ्लेक्ट होके जो रेज हैं वो आपकी आंखों में आती हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। उसके बाद पीलिंग ऑफ स्किन ड्यू टू एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन है। सो सर्दियों में इनफैक्ट दिल्ली में भी आपने कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो होंठ हैं वो फटने लगते हैं, आपके जो माथे की स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है। समटाइम्स आपकी जो एल्बोज़ के नीचे की स्किन है वो इतनी ड्राई हो जाती है कि वहाँ पे रैशेज़ आने लगते हैं। सो ये चीज़ें, पीलिंग ऑफ स्किन जैसी चीज़ें वहाँ पे अगेन बहुत कॉमन है। ये सब बीमारियों से इन पर्टिकुलर ट्रूप्स को यहाँ पे जूझना पड़ता है।
एंड एक इफेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर सोल्जर ने यहाँ बताया, एक पर्टिकुलर इनफैक्ट कॉप्स कमांडर रह चुके हैं 14th कोर के लद्दाख में, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनको कुछ लोग नोटिस भी नहीं करते, और ये बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, ये बात कर रहे हैं मानसिक तनाव की। क्या होता है कि जब आप मान लीजिए LAC पे तैनात हैं तो आप कई लंबे समय तक यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, आपके आसपास कोई और भी नहीं होता, मतलब आप हैं और आपके पास आपका वेपन है और आपके पास आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, दैट्स ऑल। सो द सोल्जर इज कट ऑफ फ्रॉम एनी कॉन्टैक्ट फॉर वीक्स, और इस केस में क्या होता है कि समटाइम्स इवन मंथ्स, और इस केस में रियलाइज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी तुलना करना चाहें, आपको कैसा लगा जब आप कोविड-19 में आपको लॉकडाउन में रहना पड़ा, और मान लीजिए आप एक जगह पे फंस चुके हैं, ट्रेन्स बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, ठीक है, बसेस बंद हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं आप। इमेजिन ये एक सोल्जर के लिए एक कॉमन थिंग है वहाँ पे। सो दिस इज़ द फेयर दैट इफ समथिंग हैपन्स इवन अ हेलीकॉप्टर कैन नॉट कम टू इवैक्यूएट यू। सो एक ऐसा डर भी रहता है आपके दिमाग में कि इन केस कुछ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ़बारी इतनी हो गई कि यहाँ पे एवलांच आ गया और मैं दब गया और मैं किसी को ये बता भी नहीं पाया कि मैं यहाँ पे दबा हुआ हूँ। सो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है एक सोल्जर के ऊपर उस केस। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस चीज़ को तो आर्मी अभी तक इतना सीरियसली ले भी नहीं रही है। सो दिस इज़ समथिंग कि ये वाली प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ती है। सो अमिड ऑल दीज प्रॉब्लम्स यहाँ पे LAC का जो स्टैंड ऑफ है उसकी अगर हम करंट सिचुएशन देखें वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी तक आपको मालूम होगा कई सारे लेवल ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, आर्मी के कोर कमांडर्स के बीच में हो चुके हैं, इवन हमारे NSAs के बीच में बातचीत हो चुकी है, इवन हमारे विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन यहाँ पे सामने नहीं आया है और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है जहाँ से ये लगेगा कि शायद दोनों आर्मीज बैकआउट कर रही हैं। चाइना ने कई बार कहा कि पहले आप कीजिए फिर हम करेंगे, बट इंडिया का स्टैंस हमेशा शुरू से वही है कि जिसने शुरुआत की थी वही पहले यहाँ बैकआउट करेगा, तब जाके इंडियन ट्रूप्स पीछे आएंगे। सो ऑलमोस्ट ये तय है कि लगभग हमारे 50,000 सैनिक हैं इंडिया के जो कि LAC पे तैनात रहने वाले हैं और जो कि काफ़ी उनके लिए सर्दी काफ़ी लंबी और काफ़ी यहाँ पे मुश्किल होने वाली है। सो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं द आर्मी इज़ इन विंटर डिप्लॉयमेंट एट द LAC, इवन दो ऑफिशियली ऐसी टर्म अभी तक इस्तेमाल नहीं की है हमारी आर्मी ने या फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, लेकिन आई थिंक ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा, बिल्कुल वाजिब होगा कि इंडिया की आर्मी अब विंटर डिप्लॉयमेंट पे है एट द LAC। एंड यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेसिकली कि इंडियन आर्मी अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करती है, जो कि हमारी वीडियो का मेन इस डिस्कशन का हिस्सा होने वाला है। हाउ डज द इंडियन आर्मी प्रिपेयर फॉर इट? वन बाय वन आई विल टेल यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। सबसे पहला स्टेप होता है एक्लिमेटाइजेशन का। एक्लिमेटाइजेशन यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जब आप नीचे प्लेन्स में होते हैं, जब आपका जो रहना सहना होता है वो कम्प्लीटली प्लेन्स में होता है, सो उस केस में यू आर एक्लिमेटाइज्ड टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल, कि आपके आसपास जो ऑक्सीजन की कभी कमी आपको महसूस नहीं होती। सो सबसे पहला स्टेप जब आप पहाड़ों में जा रहे हैं, जब आप पहाड़ों में इतने लंबे समय तक जाने वाले हैं, तो उस केस में पहला स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू दी ड्रॉप इन दी ऑक्सीजन लेवल, कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन में कमी आएगी उसके साथ आपको एक्लिमेटाइज होना है, ठीक है। इसमें द रिडक्शन कैन रेंज बिटवीन 25 एंड 65%, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्शन डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड, कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं उसके अनुसार रिडक्शन उतनी ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आप 12,000 फीट पे हैं तो शायद रिडक्शन 25% हो, लेकिन मान लीजिए आप स्पैंगूर गैप जो कि पैंगोंग सो के बिल्कुल पास में है वहाँ पे 17,000 फीट पे हैं तो वहाँ पे रिडक्शन शायद 50% भी हो सकती है। एंड जैसे जैसे आप और ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आप सियाचिन चले गए हैं, तो सियाचिन के केस में 17,000 फीट से भी ऊपर जाके आपका जो रिडक्शन लेवल है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। सो इस केस में एक नॉर्मल ट्रूप के लिए क्या होता है, एक नॉर्मल जवान के लिए क्या होता है कि जब वो प्लेन से निकलकर पहाड़ों की जर्नी के लिए निकला है, तो सबसे पहले उसका एक एक्लिमेटाइजेशन एक्सरसाइज होगा जो कि चलेगा 14 दिन तक। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है और ये सबसे पहली है, इसके पहले और कुछ नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द प्राइमरी स्टेप जो कि होता है इन दी एक्लिमेटाइजेशन एक्सरसाइज। एक 3 स्टेज 3 चरणों वाला एक एक्सरसाइज होता है जो कि 14 दिन तक चलता है, जिसमें पहली स्टेज में क्या होता है कि उस जवान को 9,000 से 12,000 फीट पे रुकना होता है, ठीक है, जिसमें 2 दिन का रेस्ट होता है और 4 दिन की वॉक होती है और छोटी मोटी उसको पहाड़ों पे क्लाइंब करना होता है। उसके बाद स्टेज 2 में ये 4 दिन का होता है और यहाँ पे वो 12,000 से लेके 15,000 फीट तक रुकता है। इसमें वॉकिंग होती है, क्लाइंबिंग होती है और उसके बाद उसको छोटे मोटे डिस्टेंसेस तक सामान भी उठाना होता है, बिकॉज इस चीज़ का भी उसको जो आदत है
वो भी यहाँ पे लगवानी पड़ती है। जो तीसरी स्टेज होती है, यहाँ पे फिर से 4 दिन का समय होता है और यहाँ पे 15,000 फीट के ऊपर जवान को रखा जाता है एंड द सेम वॉकिंग क्लाइंबिंग रूटीन विद एंड विदाउट लोड्स की आपको सामान उठा के वॉक क्लाइंब करना है और सामान के बिना वॉक क्लाइंब करना है। ये आपका नॉर्मल रूटीन है अगर आप मान लीजिए लद्दाख में जा रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कारगिल में आपकी पोस्टिंग हो रही है। इन केस आपकी पोस्टिंग सियाचिन में होती है तो उस केस में आपका जो रूटीन है ये बढ़ा करके 21 डेज़ का होता है, यानी कि पहले 21 दिन आपको केवल एक्लिमेटाइज किया जाता है, आपको केवल एक तरीके से तैयार किया जाता है कि आपको ऐसे एल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकेंड स्टेप कम्स कि यू हैव टू एडजस्ट टू कैरिंग हैवी वेट्स। इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे बिकॉज होता क्या है कि एक तरफ तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन साथ ही में आप इस चीज़ को भी समझिए कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इसका मतलब कि आपकी सामान उठाने की एफिशिएंसी भी कम हो रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन लेवल कम है सामान उठाने की एफिशिएंसी कम है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामान उठाने की ज़रूरत वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इंसान की क्षमता कम हो जाती है लेकिन उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं ऐसे एरियाज़ में जाके, और ये एक काफ़ी बड़ा डिलेमा है जो कि सोल्जर्स को फेस करना पड़ता है। द सोल्जर्स वेट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑल्सो गोज डाउन when on the contrary the requirement to carry weight goes up due to the lack of infrastructure। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ आप चाहें वहाँ पे जाके खरीद लें। ठीक है, ये एक ऐसा डिलेमा है जो कि सोल्जर को एडजस्ट करना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन बहुत लंबी होती है, 14 दिन की 21 दिन की होती है, सो दैट उसको थोड़ी आदत लग जाए कि ऐसी चीज़ें उसको आगे जाके फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड पोस्ट पे एक आम सोल्जर को उसको कैरी करना पड़ता है 20 से लेके 45 kg ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, सो लगभग 20 से 45 kg ऑफ इक्विपमेंट के बीच में कैरी करना पड़ता है और साथ में उसमें वेपन भी होता है। वेपन एक पिस्टल हो सकती है, एक कार्बाइन हो सकती है या फिर एक राइफल हो सकती है, और कभी कभार क्या होता है कि सोल्जर्स हैव टू कैरी मशीन गन्स, तो उस केस में अकेला सोल्जर कैरी नहीं करता, उसको मल्टीपल सोल्जर्स मिल करके कैरी करते हैं। दैट इज़ वेयर टीम वर्क कम्स इन। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा उसको और क्या क्या कैरी करना पड़ता है। एक सोल्जर का गियर होता है, गियर में क्या क्या आएंगे, उसके जूते आएंगे जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं सर्दियों के लिए। देन क्लोथिंग आती है जो कि अगेन डिज़ाइंड होती है एक्सट्रीम वेदर के लिए। सेट ऑफ इनर्स आते हैं, इनर वेयर्स आता है, मल्टी लेयर्ड जैकेट आता है, फेस प्रोटेक्शन आता है फ्रॉम द कोल्ड, उसके बाद गॉगल्स पहननी पड़ती हैं टू प्रिवेंट स्नो ब्लाइंडनेस, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो पहनना ही पड़ता है। इसके बाद एक सस्टेनेंस किट आती है। ये जो हमने आपको ये चीज़ें गिनाई ये तो स्पेशल किट है जो कि आपको, क्योंकि लद्दाख में तैनात हो रहे हैं तो आपको ये सब मिलता है, लेकिन एक सस्टेनेंस किट आती है जो कि हर सोल्जर के पास होना ही चाहिए, विच इज़ अ स्लीपिंग बैग। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं सोएंगे आप। मैट्रेस है, आपको अपना मैट्रेस खुद उठाना पड़ता है, एक फोल्डेबल मैट्रेस होता है। देन वी हैव 2 पेयर्स ऑफ चेंज। ठीक है, और उसके बाद टॉयलेटरीज, एक्स्ट्रा सॉक्स, वाटर बॉटल, ये एंड एटलीस्ट 24 आवर्स वर्थ ऑफ इमरजेंसी हाई कैलोरी कुक्ड राशंस। सो अगर कुछ लोग यहाँ पे, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, अगर आपने कभी ट्रैकिंग की हो तो आई एम श्योर सस्टेनेंस किट के बारे में आपको मालूम होगा। हर ट्रैकर को भी सस्टेनेंस किट को उठाना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 किलो का वेट इसका भी रहता है, तो विच इज़ वेरी कॉमन, ये हर सोल्जर को उठाना पड़ता है। लेकिन जो लद्दाख में सोल्जर तैनात हो रहा है उसका यहाँ पे उसको जो उठाना पड़ता है वो ये सब भी उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, एक आम सोल्जर का वेट अगर हम मान के चलते हैं कि 60 to 70 है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज ओन वेट उसको उठाना भी पड़ रहा है, साथ में ये सब चीज़ें जो कि उसकी ज़रूरत की हैं। उसके फूड की बात करते हैं। फूड में देखिए, सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि वो हाई कुक्ड खाना बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप चाहें प्रेशर कुकर चल जाएगा तो प्रेशर कुकर नहीं चल सकता, ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है। जो सोल्जर्स होते हैं, स्पेशली जो फॉरवर्ड पोस्ट पे होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल सामने वाली पोस्ट पे तैनात होते हैं, उनको तो टिन्ड फूड कैरी करना पड़ता है। टिन्ड फूड यानी कि जो एक तैयार किया हुआ खाना होता है जो कि एक टिन कैन में होता है, जैसे आपका कोका कोला का कैन रहता है वैसे ही उसी तरीके से एक टिन आता है जिसके अंदर आपका खाना होता है। लेकिन इसमें मुसीबत क्या आती है, सर्दी है, सर्दी में भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसी सर्दी में जब आपको ज़्यादा भूख भी लगती है तब भी आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, वो आपके डायफ्राम को ऊपर पुश करता है। डायफ्राम को आई एम नॉट वेरी श्योर हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे लोकल भाषा में इसको बक्खी बोलते हैं। सो ये बक्खी को ऊपर पुश करता है अगेंस्ट द लंग्स एंड द हार्ट, जिसकी वजह से आपको कभी फील हुआ होगा कि जब आप ज़्यादा कभी रनिंग कर लें तो आपका डायफ्राम बहुत ड्राई होता है, जो लंग्स और हार्ट के नीचे होता है।
अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपका डायफ्राम लंग्स और हार्ट को पुश करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। सो एक तरफ तो आपकी ऑक्सीजन की कमी प्लस आपका ये वाला जो खाने की वजह से आपका डायफ्राम पुश होना, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप एक बार में ज़्यादा खाना खा सकते हैं। सो सोल्जर्स के लिए प्रॉपर हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्रूट्स होते हैं और इसमें मोस्टली ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। साथ में कुछ चॉकलेट्स होते हैं जिनका वेट कम होता है लेकिन जिनको खाने से पेट जल्दी भर जाता है और कम खाने से भी आपका पेट भर जाता है। सो यहाँ पे ये जो लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू है ये बोलते हैं कि ही इंजॉयज नन एंड ईट्स ओनली टू सर्वाइव, कि वो उस खाने को एंजॉय नहीं करता, वो सिर्फ खाता है ताकि वो जी सके। ओनली दोज हु हैव सर्व्ड देयर विल रियलाइज दिस। और ऐसा नहीं है कि ये आपको लगता होगा कि केवल जवानों के लिए, तो जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर्स तैनात होते हैं, उनकी भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, उनको भी इसी तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन सेट्स। अब आप ऑब्वियसली यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट भी करना होगा, नीचे अपने कंपनी बटालियन के साथ कम्युनिकेट करना होगा। कभी आप कंपनी टू कंपनी बात करनी पड़ती है, कभी आपको हेडक्वार्टर में बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेट्स होते हैं जो कि पोर्टेबल फ़ोन्स होते हैं, वो कैरी करने पड़ते हैं। दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा। जो हमने ये बातचीत की थी ये तो हर सोल्जर को कैरी करना पड़ता है, लेकिन जो ये वाली बातचीत हम कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा है। ये ऐसा है कि उस सोल्जर को कैरी करना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर बटालियन का या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का कम्युनिकेशन करने वाला रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा। तो ये चीज़ भी एक्स्ट्रा आपको कैरी करनी पड़ती है। क्लोथिंग की बात करते हैं और ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको जान के हैरानी होगी कि 1962 का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, तब भी इंडिया की आर्मी के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी कमी थी, इनएडिक्वेसी थी विंटर क्लोथिंग की। और आज भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, नियरली 60 ईयर्स आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया आज भी जो ये वाले कपड़े हैं इनको बाहर से ख़रीदता है। हमारी सेना जो कपड़े पहनती है, जो लद्दाख में तैनात हैं, जो सियाचिन में, जो कारगिल में तैनात हैं, जो अरुणाचल में तैनात हैं, इन सभी के लिए कपड़े जो आते हैं सर्दियों के लिए ये बाहर से ले जाते हैं और इनको इंडिया बहुत ही महंगे दामों में ख़रीद रही है, बिकॉज अभी तक इनको इंडिया में सस्ते दामों में बनाने वाली कोई कंपनी यहाँ पे खड़ी नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड आपको ये बता दूं कि ये वाली जो क्लोथिंग है, चलिए ये तो एक सेपरेट चीज़ हुआ, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितना आपका मन करे उतनी क्लोथिंग आप पहन लेंगे, बिकॉज जितनी क्लोथिंग आप पहनेंगे आपका खुद का वेट उतना बढ़ जाएगा, उसको आपको मूव करना उतना मुश्किल होगा। सेकेंडली, जितना ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथिंग आप पहनेंगे आपकी एफिशिएंसी कम होती है, आपकी मोबिलिटी कम होती है, विच इज़ अनलेस दे आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी दे कुड एंड अप बीइंग अ प्रॉब्लम नॉट अ सोल्यूशन। तो आप बीइंग अ जवान, अगर आपकी मोबिलिटी कम हो रही है तो आप अपने दुश्मन को ही एक फ़ायदा दे रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली इंपोर्ट वाली प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उसकी क्वालिटी की एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक अच्छी क्वालिटी की क्लोथिंग नहीं आ पाती है तब तक यहाँ पे जवानों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और 1960 वाले कॉन्फ्लिक्ट को लगभग 60 साल हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक ऐसा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो रेफरिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन लद्दाख, सियाचिन एंड कारगिल, ऑल ऑफ विच कम अंडर द 14 कॉर्प्स। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जो 14 कॉर है उसके अंदर सभी आता है, असल में लद्दाख भी आता है, सियाचिन भी आता है, कारगिल भी आता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो होता क्या है कि सियाचिन, लद्दाख और कारगिल में वेदर का बहुत फ़र्क है। आपको केवल लगता है कि तीनों चीज़ें बहुत ऊंची हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख एक पेक्यूलियर है, लद्दाख थोड़ा अलग है, बिकॉज लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सियाचिन और कारगिल की, तो सियाचिन और कारगिल जो हैं ये कम्प्लीटली स्नो बाउंड होते हैं। मतलब सियाचिन कारगिल के केस में क्या है कि एक बार अगर बर्फ़ पड़ गई तो उसके बाद वो बंद है और उसके बाद वो पूरे सीज़न के लिए बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लोथिंग होती है वो थोड़ी आसान है, स्नो क्लोथिंग के लिए प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लद्दाख में आपको कोल्ड डेजर्ट के लिए क्लोथिंग अलग तरीके की आती है। सियाचिन में क्या होता है, अल्पाइन क्लोथिंग आती है, ठीक है, अल्पाइन क्लोथिंग यानी कि, और इस ऐसी क्लोथिंग बहुत आसानी से आपको कनाडा से या फिर आपको डेनमार्क जैसे एरिया से मिल जाती है। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट वाली क्लोथिंग मिलना अगेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो आपका लद्दाख है ये कोल्ड है, पथरीला है, एंड इट इज़ अ डेजर्ट विद हाई स्पीड विंड्स, ठीक है। दिस इज़ द बिगर प्रॉब्लम जो कि लद्दाख में हमने पहले भी बताया था। और ये प्रॉब्लम हर चीज़ में आती है, भले वो क्लोथिंग हो, भले वो आपके खाने पीने की चीज़ें हो या एक्स्ट्रा। नाउ कमिंग टू कि सोल्जर्स रहते कहाँ पे हैं, हीटेड शेल्टर्स एंड कोल्ड बंकर्स। देखिए रिसेंटली आई एम श्योर आपने सुना होगा, ये चर्चा में था कि इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख में, और ये चित्र काफ़ी फेमस हुआ था, लद्दाख में तैयार किए गए हैं
ये वाले रहने वाले फैसिलिटीज़ आप इसके बैकड्रॉप में देख सकते हैं किस तरीके से लद्दाख का जो वेदर है, यहाँ पे स्नो आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये रिसेंट की फ़ोटोज़ हैं। वहीं अगर आप यही फ़ोटो सियाचिन की लेंगे तो वहाँ पे आपको स्नो ही स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देर इज़ नो स्नो, देर आर नो स्नो लेडन माउंटेन्स। ठीक है, ये आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं लद्दाख के केस में। खैर, कमिंग टू द बैक टॉपिक, तो यहाँ पे जो ये वाला आपका फैसिलिटीज़ दिखाई जा रही हैं, ये एक तरीके से स्पेशल फैसिलिटीज़ तैयार की गई हैं जो सोल्जर्स के लिए जो यहाँ पे तैनात हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए ये जो स्मार्ट कैंप्स तैयार किए गए हैं, इनमें बिजली दी गई है, पानी दिया गया है, गर्म पानी दिया गया है, उसके बाद आपको हीटिंग दी गई है, यानी कि आपके लिए मतलब सोने के लिए आपका अच्छा बंदोबस्त किया गया है। लेकिन होता क्या है कि सोल्जर असल में इतना टाइम यहाँ पे लगाता ही नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम तो आगे बंकर में लगाना पड़ता है, जो कि उसको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये वाली चीज़ गुड गवर्नमेंट ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि क्या सोल्जर यहाँ पे केवल सोने के लिए आया है, ऑब्वियसली नहीं, तो उसको आगे जाके फॉरवर्ड पोजीशन पे जाके ही हैज़ टू मेक द बंकर्स जो कि उसको खुद से तैयार करने पड़ते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगेन यहाँ पे हम तुलना करेंगे सियाचिन के साथ लद्दाख की। सियाचिन का जो बंकर होता है वो एक बार लग गया तो लग गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आंधी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, बंकर जब लगता है तो वहाँ पे आंधी आती है। आंधी आती है तो उस बंकर के उड़ने का पूरा चांस है, उड़ने के साथ साथ उस बंकर के अंदर ठंडी हवा आने का पूरा पूरा चांस है। तो हीटेड शेल्टर्स काम तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बनाए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का इट डज़ नॉट गिव द सोल्जर रिस्पाइट फ्रॉम द कोल्ड बंकर्स, जो कि उसको आज भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें हम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सियाचिन है और जो कारगिल का एरिया है, वहाँ पे क्या है कि पहले लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है। लेकिन लद्दाख में एज सच ऐसी प्रॉब्लम बहुत सालों बाद आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बंकर्स हैं वो बहुत जगह पे नए नए तैयार करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी के पास बने बनाए या तैयार किए हुए बंकर्स वहीं पे पड़े हों, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ जो लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू ने यहाँ पे बोली है, ही हैज़ टू पेट्रोल एज वेल एज बिल्ड बंकर्स एंड डिफेंस वर्क अगेंस्ट द एनिमीज फायर एंड शेलिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर। ही हैज़ टू अल्टीमेटली डिग इन टू द अर्थ एंड बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड डायरेक्टली। कि ये ऑब्वियसली इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करते ही हैं कि यहाँ पे सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया है, बट द पॉइंट कैनॉट बी इग्नोर्ड कि ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहता है सोल्जर, उसको मोस्टली आगे अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पे ही रहना पड़ता है। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से जवानों को तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आप एक चीज़ को भी ध्यान रखिए कि वहाँ पे जवान के साथ जो कई सारी वेपनरी है, जो कई सारी इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं, उनको भी तो आपको बचाना है। इतने सारे टैंक्स हैं भारत के, इतने सारे आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन गन्स हैं जिनको हमने वहाँ पे तैनात किया हुआ है, इतना सारा हार्डवेयर है। अगर मान लीजिए उनको कुछ हो गया तो क्या वहाँ पे जवान अगेन वो निहत्था फील करेंगे? तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे संभाल के रखना पड़ता है। द इक्विपमेंट्स नीड टू बी हार्डन्ड एंड दे नीड टू बी विंटराइज्ड, यानी कि उनको भी एक्लिमेटाइज कराना पड़ता है। उनकी रिपेयर और रिकवरी, अगर नॉर्मली आपका प्लेन्स में कोई चीज़ टूट जाती है उसकी रिपेयर और रिकवरी में समय लगता है, अब वहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर में उसकी रिपेयर और रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो वहाँ पे वर्कशॉप्स सेटअप की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, एंड दे आर इक्विप्ड विद वार्म कैनोपीज, ठीक है, कि वहाँ पे पूरी गर्मी रखी जाती है सो दैट ऐसी चीज़ों का जो रिपेयर है वो जल्दी हो सके। ऑयल एंड रेडिएटर्स भी रखे गए हैं फॉर द विंटर्स। ऑल इक्विपमेंट विद वाटर पाइप्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीजिंग। किसी भी इक्विपमेंट में मान लीजिए कोई वाटर पाइप है तो वहाँ पे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि इसका अंदर का पानी जम सकता है। लेकिन यहाँ पे अगेन लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू यही बोलते हैं कि बहुत सारी इनोवेशंस हो चुकी हैं जिसकी वजह से आज जो स्थिति है वो बहुत हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पुराना टाइम, ठीक है। बट अगेन नॉट टू फॉरगेट दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज जो कि ट्रूप्स को ही फेस करना पड़ता है। अगर कोई रिपेयर या रिकवरी होगी तो ट्रूप्स को ही करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई इंसान बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम आपसे तुलना करेंगे कि इंडिया का ट्रूप और चाइना का ट्रूप किसको आसानी हो रही है। तो देखिए इसमें चाइना इंडिया से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है अपनी तरफ पे, और ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ पे कर नहीं सकता या कर नहीं पाया। द थिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। चाइना की तरफ पे क्या है ना, चाइना की तरफ पे असल में एक प्लाटू बन चुका है, ठीक है। जो प्लाटू है सो बना हुआ प्लाटू है, ज्योग्राफी उनको फ़ायदा देती है, तो यहाँ पे प्रकृति उनके हक में काम कर रही है। बिकॉज प्लाटू के ऊपर आपको सड़कें बनानी आसान है, लेकिन वहीं पे पहाड़ों के बीच में सड़कें बनानी मुश्किल है। इंडिया के केस में क्या है, जो पहाड़ हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं, तो बीच का रास्ता बहुत कम होता है, तो इवेंचुअली आपको पहाड़ को काटना पड़ता है तब जाके आपकी सड़क निकल पाती है। लेकिन चाइना के केस में क्या है कि पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है
वो काफ़ी वाइड है, तो उनके पास इतना बड़ा रास्ता है जिसकी वजह से उनकी रोड्स काफ़ी आसानी से बन गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ज़्यादा एडवांस है इंजीनियरिंग में, इवन दो यहाँ पे जो है उनको एडवांटेज मिल इसलिए रही है बिकॉज वहाँ प्लेटू है एज कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स फेस करने पड़ते हैं। सो इंडिया के केस में क्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया के ट्रूप्स को, जो कि हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं कि किस तरीके से सियाचिन और कारगिल की वजह से जो हमारे जवानों का रेजिलियंस है, जो हमारे जवानों का आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत बढ़ चुका है। क्यों? बिकॉज इवन दो हमारे जवान आज बहुत सालों के बाद लद्दाख में ऐसा एक स्टैंड ऑफ फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने सियाचिन को फेस किया है और हमने ही कारगिल को फेस किया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन ट्रूप्स विद 4 वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर हम कारगिल को इंक्लूड कर लें, 1 अगेंस्ट चाइना, प्लस अ 3 डेकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ गार्डिंग सियाचिन। 1985 से लेके आज तक, जब से ऑपरेशन मेघदूत हुआ है तब से लेके आज तक इंडिया सियाचिन को गार्ड कर रहा है, जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सो हमारे पास जो अनुभव है, इतनी सर्दी से, इतनी ऊंचाई से डील करने का, वो अनुभव यहाँ पे ना तो चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। परहैप्स more so than their Chinese counterparts. Several establishments such as the Kargil and the Siachen battle schools, इसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल होगा गुलमार्ग में, ठीक है, इन सभी ने हमारे सोल्जर्स को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि वो ऐसी हाइट्स पे फाइट करने के लिए आज तत्पर हैं, वो आज तैयार हैं। एंड फर्दर हमारे सोल्जर्स दे आर डिप्लॉयड एट 21,000 फीट इन सियाचिन, 14 to 15,000 फीट इन कारगिल एंड 14 to 17,000 फीट इन ईस्टर्न लद्दाख। इन बोथ सियाचिन एंड कारगिल वी हैव पोस्ट दैट हैव नो एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड वंस स्नोफॉल बिगिंस। ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग और रेजिलियंस हमारे ट्रूप्स में ऑलरेडी है। ठीक है, सो इवन दो चाइना के पास सड़कें होंगी, चाइना के पास वहाँ पे उन्होंने सामान बना लिया होगा बिकॉज ऑफ द जोग्राफी, लेकिन जो अनुभव है वो एक दिन में नहीं आ सकता। ठीक है, वो एक्सपीरियंस वो समय से आता है जो कि हमारे ट्रूप्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमारे ऑफिसर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी एंजॉय द एज। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कई सारे एक्सपर्ट्स आज ये मानते हैं कि जो LAC है वो LOC में बदल सकती है, यानी कि जो जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, क्योंकि वो LOC बन चुकी है तो वहाँ पे हमेशा ही आपको ट्रूप्स तैनात करने पड़ते हैं। सिमिलर तरीके से इंडिया यहाँ पे इस चीज़ के लिए तैयार है कि शायद LAC LOC में तब्दील हो सकती है। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज वी हैव द हिस्ट्री विद अस, द हिस्ट्री सपोर्टिंग अस, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इवन दो अगर ये LAC LOC में तब्दील हो जाती है, उस केस में भी हमारे ट्रूप्स इस चीज़ के लिए तैयार हैं। सो इस नोट पे हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। पर्सनली व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिल्स आए जिस तरीके से ट्रूप्स वहाँ पे रहते हैं। पर्टिकुलरली द पॉइंट कि अगर आप खाना भी खाना चाहें तो आप नहीं खा सकते हैं बिकॉज आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आई थिंक ये बहुत हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं कि इफ़ दे आर डूइंग सो मच, आई थिंक हम भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.